Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू PGDRPC एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। हमारा यूनिट 1 चल रहा है जनरल साइकोलॉजी। ऑलरेडी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज हम करेंगे क्लास 2। ओके ये हमारा सिलेबस है इग्नू का। यहाँ पे मैंने सब टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, मेजर टॉपिक्स लिखे हैं। सब टॉपिक्स भी हम वही कंप्लीट करेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस में दिए हुए हैं। ओके और फर्स्ट यूनिट चल रहा है हमारा जनरल साइकोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने किया था नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, जिन्होंने भी वो अटेम्प्ट करके आंसर दिया है, आई रियली अप्रिशिएट देम। एंड उसके आंसर्स मैं आज आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है? सो द आंसर इज नो। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का काम साइकेट्रिस्ट का है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ठीक है, सो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नो। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि आपको साइकोलॉजी के उस सब फील्ड का नाम बताना है जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजी एंड लॉ दोनों की नॉलेज होती है। वो क्रिमिनल सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, असेस करते हैं। इवन क्राइम सीन्स या लोकेशन होती है वहाँ पे उनका काम होता है, वहाँ वो असेस करते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ऐसी ब्रांच को जो है वो कहा जाता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है, सो जो 25th पे मैंने आपको पढ़ाया था उसका आंसर है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका आंसर है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ओके, सो ये हमारा हो गया है फर्स्ट पार्ट टॉपिक कंप्लीट इस यूनिट का। आज हम करेंगे सेकंड टॉपिक, स्कूल्स एंड अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। ओके, सो स्कूल्स एंड अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें ये 8 स्कूल्स एंड अप्रोचेस आपके इंक्लूडेड हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टॉल्ट, साइको एनालिसिस, ह्यूमैनिस्टिक, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, अभी इस क्लास में क्लास नंबर 2 में हम करेंगे ये शुरू के 5। ठीक है, एंड देन इन 3 को क्लास नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास टुडे। सो पहली हमारा जो स्कूल है वो है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये हमें बता दूं आपको कि ये जो स्कूल्स बोलते हैं इसको स्कूल ऑफ थॉट भी कहा गया है। ठीक है, स्कूल या स्कूल्स ऑफ थॉट। ठीक है, तो अगर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बोलें या स्कूल्स ऑफ थॉट बोलें तो इट इज सेम थिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, अब ये स्कूल्स ऑफ थॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने देखा लास्ट क्लास में कि हमने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है ना, कि साइकोलॉजी जो है इट इज़ अ स्टडी और इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, तो अब साइकोलॉजिस्ट के सामने क्या था काम करने को कि उनको एक्सप्लेन करना है, उनको डिटेल में बताना है कि बिहेवियर क्या होता है, कैसे कैसे उसमें चीज़ें आती हैं, है ना, एंड मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए उन्होंने डिफरेंट तरीके से उसको बताया। तो इस तरीके से जिस हिसाब से उन्होंने डिस्क्राइब किया, जो उनके मेथड्स रहे, जो टेक्निक्स रही, उसके आधार पे जो है उनके अपने अपने अलग अलग स्कूल्स या अप्रोचेस बनते चले गए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था एंड जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस के स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते थे कंपोनेंट्स में एंड देन उनको समझते थे। ठीक है, यहाँ पे विल्हेम वुंड, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था,
उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड थे केमिस्ट्री से, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो उन चीज़ों से वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे। एंड देन उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके गए वो साइकोलॉजी में कि हाँ, हम साइकोलॉजी के भी जो प्रोसेसेस हैं, मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनको ब्रेक डाउन करके इन डिफरेंट कंपोनेंट्स या स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके देन हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये था फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, फर्स्ट स्कूल था। और यहां पे क्या होता था, ब्रेक डाउन करते थे वो मेंटल प्रोसेसेस को इनटू सिंपलेस्ट कंपोनेंट, ठीक है, ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेसेस इन सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। अब मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, जैसे हमारी थॉट्स हो गई, फीलिंग्स हो गई, उनको वो और फर्दर जो है सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके फिर स्टडी करते थे। अब ये स्टडी कैसे करते थे, ये करते थे इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, ठीक है। ये अपनी ही थॉट्स, अपनी ही फीलिंग्स को बहुत ही केयरफुली एंड ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, एंड स्टडी करते थे। ओके, सो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते थे ये लोग, इंट्रोस्पेक्शन का मेथड, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। एंड क्योंकि ये अपने ही थॉट्स को, अपने ही फीलिंग्स को ब्रेक डाउन करके उसको बहुत ही केयरफुली एंड ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर करते थे, तो इसलिए ये प्रोसेस जो है आपका और क्या कहलाया, एक्सपेरिमेंटल सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। खुद के ही थॉट्स को वो करते थे, तो एक्सपेरिमेंटल के तरीके से करते थे, क्योंकि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिवली करते थे, है ना, केयरफुली एंड ऑब्जेक्टिवली उन चीजों को समझने की कोशिश करते थे। सो दिस इज ऑल्सो गिव राइज टू एक्सपेरिमेंटल सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरलिज्म था। एंड इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे, सबसे पहले तो विल्हेम वुंड, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है, एंड और एडवर्ड टिचनर, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे आपके स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल में, ठीक है। सो नेम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक आधे नाम पता होने जरूरी है। हो सकता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट बिलोंग टू द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, है ना, तो उसमें अगर विल्हेम वुंड होंगे तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉर स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट स्कूल था हमारा फंक्शनलिज्म, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म जैसे नाम से पता चल रहा है, फंक्शंस की बात हो रही है ना, या हमारे जो माइंड के फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं अडेप्ट करने में हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, या हमारे एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करने में, ठीक। तो यहाँ पे आपके बिहेवियर का पर्पस स्टडी होता था एक्चुअली, ठीक, कि हमारे जो मेंटल फंक्शंस हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने में, या जो भी स्टिमुलस हो उसको रिस्पॉन्ड करने में, हमारे एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में, ठीक है। सो दिस वाज द मेन फोकस, हाउ आवर माइंड फंक्शंस in responding and adapting to the environment. ओके, एंड इसमें और क्या था, हमें इस तरीके से हम जो है बिहेवियर का पर्पस स्टडी करते थे, ठीक है, स्टडीड पर्पस ऑफ बिहेवियर। ओके,
और इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे वो थे विलियम जेम्स एंड जॉन ड्यूई। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से ये स्टडी करते थे। ठीक है, और तो फोकस होता था जो कि हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। और यहाँ पे जो हमारी लर्निंग होती थी, लर्निंग का प्रोसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वाज कैसे, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे दे वर बेस्ड ऑन कंडीशनिंग। ठीक है, सो लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग यहाँ पे होता था। लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग। और ये लर्निंग किस, इन्होंने कौन कौन से टाइप की दी थी? यहाँ पे जो लर्निंग होती थी आपकी, ये होती थी क्लासिकल लर्निंग या ऑपरेंट लर्निंग, है ना। क्लासिकल लर्निंग या ऑपरेंट लर्निंग। अब इनको क्लासिकल लर्निंग एंड ऑपरेंट लर्निंग को यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो लर्निंग वाला टॉपिक है आपका उसमें हम ये कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इस स्कूल्स ऑफ थॉट के लिए आप सिर्फ इतना यहाँ पे हम कवर करेंगे कि ठीक है, इनके नाम हो गए। लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग ये करते थे, एंड दो टाइप की लर्निंग इन्होंने मेथड्स दिए थे, क्लासिकल लर्निंग एंड ऑपरेंट लर्निंग का। ठीक है, और जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे यहाँ पे, ये याद होना चाहिए आपको, जॉन बी वॉटसन थे। ठीक है, और कौन थे? आइवन पावलोव। ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, अगर ये आपको अच्छे से याद है तो उससे आपको इसके नाम भी याद आ जाएंगे, है ना। सो आइवन पावलोव, एंड B.F. स्किनर। तो ये तीन नाम इंपॉर्टेंट हैं बिहेवियरिज्म में आपके। ठीक है, अब बात करते हैं गेस्टॉल्ट की, क्योंकि बिहेवियरिज्म आपका लर्निंग वाले टॉपिक में और भी बहुत ज़्यादा कवर होगा, तो जितना भी इंफॉर्मेशन इसका डिटेल का है वो हम वहाँ कवर करेंगे। ठीक, फोर्थ इज योर गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट जो है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी कि किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से देखना। ठीक है, उसको जैसा वो पैटर्न बना रही है उसको उस तरीके से देखना। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना था कि हमारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं। ठीक है, और हमें उन पैटर्न्स को एज अ होल पैटर्न की तरह हमें देखना चाहिए, ना कि जैसा स्ट्रक्चरलिज्म में बताया था कि उनको ब्रेक डाउन करो एंड देन उनको ऑब्जर्व करो या उनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म के जो थॉट्स थे, जो व्यू पॉइंट था, उनसे एकदम ऑपोजिट उन्होंने कहा था। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म में तो क्या था कि अगर ये कोई आपका थॉट है तो इस थॉट को ब्रेक डाउन करो, है ना, अलग अलग पीसेस में, या कुछ भी यहाँ पे जो भी चल रहा है थॉट को अच्छे से एनालाइज करो। अब एक ही थॉट में आपका ये पार्ट क्या कहना चाह रहा है, ये क्या है, ये क्या है, तो इस तरीके से ये एनालाइज करते थे। लेकिन गेस्टाल्ट वालों का क्या कहना था कि ये पूरा जो है ये कोई पैटर्न है, इसको ऑब्जर्व करो, इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था कि सबको मतलब एज अ होल इसको समझो। ठीक, सो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होल की बात हुई है।
ओके, नॉट ब्रेकिंग डाउन इनटू कंपोनेंट, स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन ये नहीं करते थे, ठीक। और इनका क्या मानना था कि जो ह्यूमन माइंड है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके ही कुछ पैटर्न्स बनाता है, तो क्यों ना उस ऑर्गेनाइज पैटर्न को, उस ऑर्गेनाइज होल को ही हम समझें, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ लॉज दिए अपनी स्टडी के बेसिस पे, ठीक है, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट अगर आपके एग्जाम में उनके नाम आए एंड देन पूछा जाए तो यू कैन टेल कि ये गेस्टॉल्ट वालों के हैं, ठीक है। सो इसमें कुछ लॉज के एग्जाम्पल क्या क्या दिया इन्होंने, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये क्या थे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी मतलब चीजों का पास पास होना, है ना, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका पास पास होना। जैसे कि अगर अब जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये सारे डॉट्स जो हैं, ये जो चार बन रहा है ये पैटर्न, ठीक है, ये एक साथ हैं, ये एक साथ हैं और ये एक साथ हैं, है ना। तो जो जितना ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में है उसको आप एक पैटर्न की तरह देखेंगे। वहीं अगर स्ट्रक्चरलिज्म वाले होते तो वो क्या करते, वो इस एक डॉट को अलग से स्टडी करते, इसको अलग से स्टडी करते, ऐसे ही सब डॉट्स को अलग अलग से स्टडी करते, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स को स्टडी करते थे। यहाँ पे क्या था, इनको पैटर्न जो जहाँ दिखता था ये पैटर्न के रूप में उस चीज़ को स्टडी करते थे, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या होगा, अब जैसे आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैं ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से अगर बना दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिमिलर आइटम्स हैं उनको एक तरीके से ये स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, सिमिलैरिटी किस किस की है, ये है स्क्वायर है आपके पास, सर्कल है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी के आधार पे यहाँ पे ये लोग उसको स्टडी करेंगे। क्लोजर में क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे ये आपको डैश डैश दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म वाले होते तो वो इस एक डैश को पकड़ के अलग से स्टडी करते, लेकिन यह असलियत में क्या दिख रहा है, एक सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है, तो वो इसको एक क्लोजर के रूप में, यानी कि क्लोजर जो पैटर्न बन रहा है इन डैश के सिंबल से, वो बन रहा है सर्कल, तो एज अ सर्कल एज अ होल वो उसको स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल में क्या होता है कि जैसे अगर ये आपका विजुअल इल्यूजन वाली चीज होती है बेसिकली, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स, पैटर्न वाले पिक्चर्स देखे होंगे ना, जिसमें कि दो फेसेस दिख रहे हैं और बीच में ऐसा लग रहा है जैसे वास है ना, फ्लावर वास है या कुछ इस तरीके से है। तो इस टाइप से जो है विजुअल इल्यूजन बनता है एंड वो उस कंप्लीट पैटर्न को फिर उस हिसाब से स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका गेस्टॉल्ट का। अब हाँ, इसके साइकोलॉजिस्ट रह गए हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन थे। यहाँ मैं लिख देती हूँ जो फेमस इसके साइकोलॉजिस्ट हैं, मैक्स वेटहाइमर, ठीक है, वॉल्फगैंग क्यूलर, एंड कर्ट काफका। ओके, सो ये आपका कर्ट कॉफका, दिस इज, ठीक है। सो दिस इज योर बिहेवियरिज्म एंड गेस्टॉल्ट यहाँ कंप्लीट होता है। इफ यू वांट यू कैन टेक द नोट्स, देन हम साइको एनालिसिस करेंगे।
ओके, अब बात करते हैं साइको एनालिसिस की। ठीक है, फिफ्थ इज योर साइको एनालिसिस। तो ये किसका था साइको एनालिसिस का प्रोसेस, या यू कैन से अप्रोच? इट वाज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, अब किसी और का बर्थडे याद हो ना हो, आपको सिगमंड फ्रॉइड का बर्थडे जरूर याद होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ 6 मई 1856। ठीक है, 6 मई 1856। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हेन वाज सिगमंड फ्रॉइड बॉर्न। ठीक है, सो ही वाज बॉर्न ऑन 6 मई 1856। ओके, अब इनका क्या काम था? बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड पे इनका काम था। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड की इन्होंने काफ़ी स्टडी की थी एंड इन्होंने एक पर्सनैलिटी का जो है टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे अभी। अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या होता है, इनका कहना था कि हमारे कुछ रिप्रेस्ड फीलिंग्स होते हैं, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं, है ना, जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, वो सरफेस पे नहीं आए होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अनकॉन्शियस माइंड को समझना, क्योंकि लेटर ऑन ये जब डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, तो किसी ना किसी तरीके से ये उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। कभी कभी एबनॉर्मेलिटी के तौर पे भी ये आ जाते हैं पर्सनैलिटी में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर इन द अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब इसके लिए बेसिकली वो 3 टेक्निक यूज़ करते थे अपने पेशेंट्स के साथ। ठीक है, पहली थी फ्री एसोसिएशन की। फ्री एसोसिएशन में क्या करते थे कि वो अपने पेशेंट्स को बोलते थे आप फ्रीली बात करो जो आपके मन में आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते करते फ्रीली जो है अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, ट्रॉमास, अपने अनफुलफिल्ड विशेस, डिज़ायर्स के बारे में वो लोग बता दिया करते थे। ठीक है, ये इट इज़ हिप्नोसिस से डिफरेंट है। ठीक है, हिप्नोसिस में क्या होता है कि वो आपको क्लू देते हैं कि आपको इस तरीके से सोचना है। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड का क्या था कि उन्होंने फ्री छोड़ा हुआ था अपने पेशेंट्स को कि आपको जो बोलना है, जो मन में आ रहा है, जो बात आपको बतानी है, यू टेल दैट फ्रीली। ठीक है, तो फ्री एसोसिएशन की टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की अपने प्रोसेसेस में? ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, ड्रीम क्यों एनालाइज करते थे? उनका कहना ये था कि भाई कई बारी जो हमारे जो रिप्रेस्ड इमोशंस, फीलिंग्स है ना, वो कई बारी ड्रीम में जो है किसी ना किसी फॉर्म में कई बारी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ड्रीम्स को समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए वो लोगों से उनके ड्रीम्स के बारे में पूछते थे, उनको एनालाइज करने की कोशिश भी करते थे। ठीक है, थर्ड था फ्रॉइडियन स्लिप्स, जो तीसरी टेक्निक थी, फ्रॉइडियन स्लिप्स, या इसको आप एरर भी बोल सकते हो। अब वो और क्या करते थे कि जैसे पेशेंट बात कर रहे हैं तो वो ये नोटिस करते थे कि कहीं कोई स्लिप तो नहीं आ रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा उनके बात करने के तरीके में, कहीं कोई पॉज तो नहीं है, किस टाइप के वो बॉडी लैंग्वेज है, कैसे एक्सप्रेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली व्हाट इज़ नॉट इवन सेड बाय द पेशेंट। ठीक है, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, या कहीं पे कोई स्लिप हो रहा है चीज़ को, वो बोलते बोलते वो चेंज कर रहे हैं अपनी बात को, अपनी टोन को चेंज कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें होती थी उनको वो एरर का नाम देते थे या फिर फ्रॉइडियन स्लिप का नाम देते थे एंड उसको स्टडी करते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टेक्निक्स जो थी वो सिगमंड फ्रॉइड ने अपने साइको एनालिसिस में अपनाई। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि इन्होंने दिया था टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। व्हाट वाज दैट? टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, अगर आ जाए टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी किसने दिया था, सो यू शुड नो इट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या 2 चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को एंड मेंटल स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर्स को
एंड लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को। ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर्स में आ गए आपके इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अभी देखेंगे इनको हम। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में आ गया आपका कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को मिला के जो है, इसको और इसको मिला के आपका टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बनता है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बोला। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। ओके, सो अब पहले बात करते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की। तो इन्होंने जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस दिए वो 3 थे। ठीक है, और इन्होंने ये किस मॉडल के आधार पे इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया? इन्होंने बोला कि ये आइसबर्ग की फॉर्म में है। ठीक है, आइसबर्ग पता है ना आप लोगों को कि जैसे समुद्र के ऊपर उसका थोड़ा सा पार्ट विजिबल होता है, लेकिन काफी सारा पार्ट उसका पानी के नीचे होता है, एंड फर्दर इतना जो मैक्सिमम पार्ट जो होता है आइसबर्ग का वो इतना डीप डाउन होता है कि वो हमें विजिबल भी नहीं होता है, एंड उसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं होता है या पॉसिबल नहीं होता कि कितना डीप है वो, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि ये एनालॉजी इन्होंने शेयर की आइसबर्ग की विद योर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कैसे, जैसे अगर सपोज इस तरीके से ये आपका आइसबर्ग है, तो इन्होंने बोला ये डीप डाउन ये कितना है किसी को नहीं पता है। ठीक है, यहां पे कहीं पे आपकी ईगो लाई करती है। ओके, यहां पे जो नीचे का है इसमें इड है, एंड देन योर सुपर ईगो आपकी आती है। ठीक है, जो आपका विजिबल पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है दिस इज विजिबल पार्ट। ठीक है, एंड इसको बोला दिस इज कॉन्शियसनेस, जिसके लिए कि हम अवेयर होते हैं। ओके, वी आर अवेयर, अवेयरनेस होती है यहाँ पे। ठीक है, क्या चल रहा है हमारे दिमाग में अभी फिलहाल, जैसे कि मेरे को पता है कि ओके आई एम टीचिंग यू राइट नाउ ऑनलाइन, है ना, तो दिस इज माई कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो ये जो होता है ये बिल्कुल स्मॉल पार्ट होता है हमारी मेंटल लाइफ का। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस, या सिगमंड फ्रॉइड ने बोला प्री कॉन्शियस। ठीक है, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस। इसमें क्या होता है? इसमें इन्होंने बताया कि इसमें जो भी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी कुछ होता है वो एज सच तो हम प्रेजेंट मोमेंट में इतना अवेयर नहीं होते उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर हम एफर्ट डालें तो हम उसको कॉन्शियस लेवल तक ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि कल आपने क्या किया, कल मॉर्निंग में आपने क्या खाया था, या आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स थे, सो राइट नाउ हो सकता है आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेमोरी को अगर उस पर ध्यान देने की कोशिश करें, एफर्ट लगाए, तो यू कैन वेरी वेल टेल दैट, है ना। तो वो प्री कॉन्शियस से वो चीज़ आपके कॉन्शियसनेस में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या था कि बाई पुटिंग सम एफर्ट, थॉट्स और एक्टिविटीज को अगर हम रिमेंबर करने की कोशिश करें तो वी कैन मेक देम कॉन्शियस। ठीक है, वी कैन राइट बाई पुटिंग एफर्ट वी कैन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, बाकी आपको समझ तो आ ही गया होगा। वी कैन मेक देम कॉन्शियस। ठीक है, और ये जो होता है आपका फिर बिल्कुल जो एकदम जो बिल्कुल विजिबल नहीं है, ये क्या आ गया आपका अनकॉन्शियस। ठीक है, ये यहां से शुरू होके वॉट एवर जहां तक भी है, दिस इज योर
अनकॉन्शियस पार्ट, ठीक है। सो अनकॉन्शियस में क्या होता है, अनकॉन्शियस लार्जेस्ट सेगमेंट होती है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट एज यू कैन सी, और यहाँ पे हमें बिल्कुल एक्सेस नहीं होता है उस चीज़ का, इजीली हम रीचेबल नहीं होते हैं, एंड लेकिन यहाँ पे जो भी फीलिंग्स होती हैं, मेमोरीज होती हैं, वो सब हमारे बिहेवियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसलिए सिगमंड फ्रॉइड का बोलना था कि इस अनकॉन्शियस पार्ट में क्या चल रहा है, उस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप ये आपको लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्लियर है। ये यहाँ पे अवेयरनेस होती है, यहाँ पे अगर एफर्ट लगाएं प्री कॉन्शियस में तो उसको कॉन्शियसनेस तक लाया जा सकता है। अनकॉन्शियस क्या है, जिसके प्रति हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं, या इसको इजीली जो है रीचेबल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नॉट इजीली रीचेबल, ठीक है। तो इसी को रीच आउट करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड जो है अपने टेक्निक्स यूज करते थे, सच एज फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड फ्रॉइडियन स्लिप्स और एरर्स, ठीक है। तो मे बी यू कैन नोट इट डाउन, देन हम करेंगे आपके स्ट्रक्चर्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी सिगमंड फ्रॉइड ने जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर बताया था पर्सनालिटी का, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक था लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा था मेंटल स्ट्रक्चर्स के बाद, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रक्चर्स को अभी हम समझेंगे। मेंटल स्ट्रक्चर्स में आपके क्या क्या था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये हमने देखा था, है ना। सो यहाँ था आपका इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ओके, अब इड की बात करें तो इड क्या है, इड एक अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर होता है हमारे विशेस का, हमारे डिजायर्स का, हमारे पैशंस का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। अनऑर्गेनाइज्ड डिजायर्स हैं तो ऑफ कोर्स उनका क्या रोल रहता है कि जैसे एक डिजायर आया, हमारे इड को चाहिए कि इट शुड बी इमीडिएटली ग्रेटिफाइड, ठीक है। सो यहाँ पे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का इंपॉर्टेंस रहता है। इमीडिएट उस विश की फुलफिलमेंट चाहिए, चाहे वो लॉजिकल है, इलॉजिकल है, डजेंट मैटर, ठीक है, या वो हमारे लिए यूजफुल है, हार्मफुल है, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर। वो कुछ सोचता नहीं है, दिमाग नहीं लगाता इड, उसको बस चाहिए कि कोई डिजायर आ रही है, इट शुड बी इमीडिएटली फुलफिल्ड, ठीक है। तो ये अगर डिजायर आ रही है, इमीडिएटली फुलफिलमेंट की तरफ बोल रहा है इड, तो ये कौन से प्रिंसिपल हुआ, प्लेजर प्रिंसिपल, है ना। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। अब इड जो होता है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इड इंपॉर्टेंट, अब हम कह सकते हैं कि भाई इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको, प्लेजर प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, उसको क्या सही क्या गलत इससे कोई लेना देना नहीं है, देन वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे अंदर इनेट एक चीज होती है, ठीक है, इड। अगर इड ना हो तो हमारे जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो हमारे अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये इनेटली सबके अंदर होता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, या इट कैरीज सर्वाइवल एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहेंगे आप समझिए कि बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे होते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज लिबिडो एनर्जी, ठीक है। एंड व्हाट दिस एनर्जी डज, इट इज मेनली फॉर योर सर्वाइवल एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, इनके लिए होती है। एंड यहीं से जो है आपका एग्रेशन भी इड के वजह से ही आता है, एग्रेशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, थिंकिंग का, लॉजिकल प्रोसेसेस का, रीजनिंग का, इन सब चीज़ों का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। प्योरली इसको कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक इलॉजिक वट एवर, उसको इड को नहीं ये चीज़ें समझ आती, उसको क्या समझ आता है, सिर्फ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेजर प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है।
लिबिडो एनर्जी इसके अंदर होती है विच इज मेंट फॉर सर्वाइवल एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स एंड एग्रेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। तो एक चाइल्ड में ये सबसे ज्यादा होता है ना, क्योंकि ये चीज तो बाई बर्थ आती है, तो चाइल्ड में सबसे ज्यादा इड होता है एज कंपेयर टू दीज टू थिंग्स, ठीक है, क्योंकि ये उसकी अभी डेवलप नहीं होती है। तो इसलिए देखा होगा आपने, जैसे बच्चे होते हैं काफी जिद्दी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े होते होते हर किसी में इड कम हो जाता है, इट डिपेंड्स कि कैसे उस बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, अब कौन सी मेंटल स्ट्रक्चर का उसमें क्या रोल है, तो उस हिसाब से पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो एक तरीके से आपका टीचर है, एक मॉरल इंस्पेक्टर है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको गवर्न करता है कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको एथिक्स फॉलो करने हैं। ये एक स्ट्रिक्ट पेरेंट या स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है कि आप इसमें कुछ रूल ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सुपर ईगो का रोल रहता है, इट इज बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है। मॉरल प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है एंड स्ट्रिक्ट टीचर स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह ये काम करते हैं। यहाँ पे आपको मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, रूल्स, ये चीजें फॉलो करने का बहुत रहता है, ठीक है। मॉरल वैल्यूज, रूल्स, एथिक्स। अब क्या होता है कि अगर जिसके अंदर सुपर ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, बिल्कुल भी डेविएट नहीं करता उन चीजों से, तो अगर बाई चांस गलती से भी कहीं वायलेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? गिल्ट, ठीक है। उस चीज को लेके गिल्ट आ जाएगा कि ओह आई हैव नॉट फॉलोड समथिंग, या मेरे से ये गलती हो गई है, ठीक है। सो वायलेशन ऑफ सुपर ईगो कैन लीड टू गिल्ट, ठीक है। तो ये यहां पे आपका सुपर ईगो। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो आप देख रहे हो इनके बीच में कहीं आता है, ठीक है। इड तो ऐसा है कि एक जिद्दी बच्चे की तरह है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। सुपर ईगो एक स्ट्रिक्ट टीचर या पेरेंट की तरह है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू, दिस इज राइट, यू शुड डू दिस, ठीक है। इस तरीके से ईगो क्या है? ईगो एक समझदार इंसान की तरह है, ठीक है। उसे ये देखना है कि किस सिचुएशन में उसको लॉजिक्स लगाने हैं, उसको सिचुएशन को एनालाइज करना है कि किस सिचुएशन में क्या चीज उसके लिए अच्छी है, दैट ईगो विल डू, ठीक है। तो ईगो बेसिकली किस चीज पे आधारित होता है? आपका लॉजिक्स पे, रियलिटी प्रिंसिपल पे, ठीक है। वो रियल चीज को एनालाइज करता है, रियल सिचुएशन को एनालाइज करता है। सो इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। सुनता ये दोनों की है, ठीक है। इड की भी सुनेगा, सुपर ईगो की भी सुनेगा, लेकिन फिर ये चीज को एनालाइज करेगा एंड देन कोई बीच का रास्ता निकाल के बोलेगा कि देखो भाई, रियलिटी इज दिस एंड यू शुड डू इट लाइक दैट, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि इड का और सुपर ईगो का तो कॉन्फ्लिक्ट चलेगा हमेशा, है ना। इड जिद करेगा, सुपर ईगो अगर अच्छी चीज है तो उसको मोटिवेट करेगा करने के लिए एंड इवन फोर्स करेगा करने के लिए, एंड अगर गलत चीज है तो वो उसको पनिश भी करेगा या उसको क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है। तो ये सुपर ईगो करेगा। अब इन दोनों के बीच की हमेशा लड़ाई रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। उसके बीच में कौन फंसता है? आपका ईगो, जो कि इनके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर तो ईगो अच्छा है, अच्छे लेवल का डेवलप हो रखा है किसी में, तो वो इनको बहुत जल्दी शांत कर देगा एंड एक अच्छा रास्ता निकाल देगा, एंड इसी से एक जो पर्सनैलिटी होती है वो काफी एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है उस इंसान की। लेकिन सपोज करो कि ईगो किसी का उतना डेवलप नहीं है, तो क्या होगा? तो ये जो ईगो है ये काफी टेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा उतना, एंड जिसकी वजह से फिर जो है इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो maybe if you want you can note it down and then हम आगे करते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा यहाँ पे कि इड एंड सुपर ईगो कितने ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना। एंड इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए ईगो को बीच में पढ़ना पड़ता है, ओके। एंड इसीलिए क्या होता है कि ईगो कभी कभी टेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो
कुछ ना कुछ एंग्जाइटीज आ जाती हैं पिक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम 3 एंग्जाइटीज की बात करेंगे जो ईगो फेस कर सकता है। फर्स्ट इज योर रियलिटी एंग्जाइटी, ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि रियल एंग्जाइटी है ये, ठीक है, यानी कि असलियत में कोई फियर है तो ईगो को एंग्जाइटी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता है कि आप स्ट्रीट पे जा रहे हैं, एक कोई डॉग है बार्क कर रहा है बहुत देर से, ठीक है, तो आपको एक रियल एंग्जाइटी होगी कि हाँ अगर मैं इसके पास से जाऊं तो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि दिस डॉग कैन बाइट मी, है ना। तो ये एक रियल फियर है, ठीक है। इस रियल फियर के बेसिस पे अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो दिस इज योर रियल एंग्जाइटी, ठीक है। ये रियलिटी एंग्जाइटी एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से आती है ये बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सटर्नल थ्रेट मौजूद होता है तो फिर आपको ये एंग्जाइटी मतलब आती है, ठीक है। अब सेकंड एंग्जाइटी कौन सी होती है? न्यूरोटिक एंग्जाइटी। अब ईगो को इन दोनों के बारे में पता है, इड एंड सुपर ईगो के बारे में, ठीक है। तो अब जैसे ही इड अपने इम्पल्सिस भेजता है, ठीक है, किसी भी डिजायर को कंप्लीट कराने के लिए एंड स्पेशली किसी भी इमोरल डिजायर को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है, तो ईगो तक वो इम्पल्सेस आ रही होती है एंड ईगो पहले ही समझ जाता है कि अब ये इस टाइप के अगर इम्पल्स भेज रहा है तो सुपर ईगो इसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड इस चक्कर में जो होता है कि ईगो पहले ही टेंशन या एंग्जाइटी लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप की एंग्जाइटी को क्या कहेंगे? न्यूरोटिक एंग्जाइटी। एंड ये किसकी वजह से होती है? ये इंटरनल इनसिक्योरिटीज की वजह से होती है, ठीक है। इंटरनल इनसिक्योरिटीज, जैसे ही इड इम्पल्स भेजना शुरू कर देता है, ठीक है, तो तभी ईगो को समझ आ जाता है कि अभी क्या होने वाला है एंड देन ये एंग्जाइटी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। थर्ड इज योर मॉरल एंग्जाइटी। मॉरल एंग्जाइटी की बात हमने थोड़ा सा गिल्ट वाली जो बात की थी अभी पीछे, इट इज ड्यू टू दैट कि अगर कुछ रूल ब्रेक हो जाते हैं, कुछ वायलेशन हो जाता है एथिक्स का, नॉर्म्स का, मॉरल वैल्यूज का, तो फिर एक गिल्ट आना शुरू हो जाता है। एंड अगर किसी के अंदर वो बहुत ज़्यादा सुपर ईगो हावी है तो फिर वो गिल्ट बड़ा हो जाता है एंड फिर उससे जो एंग्जाइटी उत्पन्न होती है दैट इज योर मॉरल एंग्जाइटी, ठीक है। सुपर ईगो जो होता है इसमें वो मेन रोल प्ले करता है, ठीक। सो दिस इज फॉर योर मॉरल एंग्जाइटी। अब ईगो एक समझदार चीज है तो वो इन एंग्जाइटीज का भी हल निकालने की कोशिश करेगा, है ना। तो कुछ ऐसे अनकॉन्शियस प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं यू कैन से, जो कि ईगो इस्तेमाल करता है एंग्जाइटीज से बचने के लिए, ठीक है। उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है, जिनको कि ईगो यूज करता है एंग्जाइटी से बचने के लिए। ये होते हैं अनकॉन्शियस प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस, ओके। दीज आर योर अनकॉन्शियस प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस। डिफरेंट तरीके से कुछ मैकेनिज्म्स ईगो यूज करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ये मैकेनिज्म्स देखेंगे अभी, तो कौन सा सबसे पहले देखते हैं? डिनाइल, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं करना चीज को, डिनाइल मोड में रहना, है ना। तो क्या करता है यहाँ पे ईगो? इट क्लेम दैट व्हाट इज ट्रू इज एक्चुअली फॉल्स, ठीक है। वो कोई भी चीज ट्रू होती है ना उसको फॉल्स ही लेके चलता है, ठीक है। जैसे अगर एग्रेशन आ रहा है तो उसको सीधा डिनाइल कर दो कि नहीं आई एम नॉट एग्रेसिव, मुझे एग्रेशन नहीं हो रहा, है ना। तो इस टाइप से जो भी रियल चीज होती है उसको कंप्लीटली डिनाइल कर देना, यानी कि जो भी ट्रू होता है उसको कंप्लीटली फॉल्स डिक्लेयर कर देना, ये होता है डिनाइल का काम, ठीक है। या फिर इसमें जैसे जो भी सोशली या मॉरली जो चीज़ें सही नहीं होती हैं, ठीक है, अगर वो किसी के मन में आ रही हैं तो उसको कंप्लीटली डिनाई कर देना कि आई एम नॉट थिंकिंग दैट वे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट में जैसे नाम से समझ आ रहा है कि किसी चीज की पोजीशन यहाँ चेंज की गई है, ठीक है। किसकी पोजीशन चेंज की गई है? टारगेट की, ठीक है। डिस्प्लेस किया गया, टारगेट कुछ और था लेकिन कोई और टारगेट बना दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो इमोशंस होते हैं इंसान के, वो उसके लिए सब्स्टिट्यूट टारगेट फाइंड आउट करता है, ठीक है। रीडायरेक्टिंग इमोशंस टू अ सब्स्टिट्यूट टारगेट। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। अब जैसे सपोज देखा होगा आपने, इस टाइप से लोग होते हैं कि गुस्सा किसी और पे आ रहा है लेकिन वो गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, ठीक है, जो कि उनको लगता है कि दिस इज अ नॉन हार्मिंग सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जैसे अगर किसी को ऑफिस में गुस्सा आया अपने बॉस पे, तो अब उनको पता है कि बॉस पे अगर चिल्लाया, गुस्सा किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे, ठीक है, बिकॉज दैट पर्सन इज पावरफुल देन यू। तो वो क्या करेंगे, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट निकालेंगे जो कि उनसे कम पावरफुल होगा, ठीक है, जिसको गुस्सा आ रहा है उससे कम पावरफुल होगा। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, वो जाके घर जाके फिर पेट पे गुस्सा निकालते हैं, ठीक है। देन इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, यहां पे आप ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट देने की कोशिश करते हैं किसी चीज का, ठीक है। कुछ अनवांटेड चीज हो गई एंड उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, इट कुड बी एनी रीजन, लेकिन वो पर्सन हो सकता है इस टाइप से एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट दे कि आजकल कंपनी के ले ऑफ चल रहे थे तो इसलिए मुझे भी निकाल दिया गया, ठीक है, फायरिंग हो रही है कंपनी में बहुत ज्यादा, है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट देके उस चीज को इंटेलेक्चुअली डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं हम, टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट। मतलब रीजन ढूंढ लेते हैं उस चीज का जो कि एक ऑब्जेक्टिव तरीके से नजर आ रहा होता है सभी को, ठीक है। यू मे नोट डाउन एंड देन हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो गया, अब प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रोजेक्ट कर देना, यानी कि अगर मेरा कोई फियर है मैं किसी और पे नाम लगा दूं उस चीज का, है ना, कि उस फियर को किसी और पे प्रोजेक्ट कर दूं। जैसे कि अगर सपोज करो दो फ्रेंड्स हैं, है ना, तो वो उनको कोई ब्रिज क्रॉस करना है एंड उनमें से एक है जिसको कि हाइट से डर लगता है, वो काफी हाइट पे अगर ब्रिज है तो वो इंसान उस ब्रिज को क्रॉस नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा कि मुझे हाइट से डर लगता है। दैट पर्सन विल से कि क्योंकि तेरे को ब्रिज देख के एंग्जाइटी हो जाती है, तेरे को ब्रिज देख के डर लग जाता है ना, इसलिए हम ये ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि खुद फियर में है ड्यू टू समथिंग, लेकिन अपने फियर को नहीं बताना, अपने फियर को किसी दूसरे का कोई और फियर लेके उसको उस चीज को जो है क्लैरिफाई कर देना, ठीक है। सो दिस इज एट्रीब्यूटिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग्स टू अदर्स। अनकंफर्टेबल फीलिंग्स टू अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, रैशनलाइजेशन, अब जैसे नाम से पता चल रहा है रैशनलाइज क्या होता है, कुछ तो लॉजिकल रीजन, है ना। तो रैशनलाइजेशन में क्या होगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पे एंड वो उसको सही बताने की कोशिश करेंगे बाय गिविंग सम रैशनल
अबाउट इट, सम लॉजिकल रीज़न अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, जो कि कम्प्लीटली फॉल्स होता है, लेकिन सुनने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ यार इसमें लॉजिक है, बात तो ठीक बोली है ना। फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई बच्चा है, वो जाके किसी स्टोर से चॉकलेट चुरा लेता है, ठीक है, एंड उसको चुरानी ही थी, वो इसलिए चुराता है, ठीक है, एंड उसके बाद जैसे ही वो भागने निकलता है तो सपोज करो किसी ने पकड़ लिया, देख लिया किसने चुराई है, तो वो रीज़न देता है कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने यहाँ से ये चॉकलेट ले ली, ठीक है। तो सुनने वाले को लगेगा कि हाँ यार भूखा है, मे बी उसने इतना नहीं सोचा, ड्यू टू द हंगर उसने, उसको जो समझ आया उसने वो ले ली, ठीक है, बट द ट्रुथ वॉज समथिंग एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा लॉजिक देते हैं यहाँ पे कि जो कि फॉल्स लॉजिक होता है, लेकिन सुनने वाले को बिल्कुल वो एकदम एप्ट लगता है उस सिचुएशन में, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैशनलाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है। क्रिएटिंग फॉल्स बट रैशनल या क्रेडिबल जस्टिफिकेशन, ठीक है। क्रिएटिंग फॉल्स बट रैशनल और क्रेडिबल जस्टिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसमें हमें रट्टा नहीं लगाना, हमें उनके नाम याद हो, टिप्स पे नो, ठीक है। आपको हर एक डिफेंस मैकेनिज्म में यहाँ पे ऑफकोर्स उसका कंसेप्ट समझना है, एंड इतने अच्छे से समझना है कि एग्जाम में अगर आपको कोई एग्जाम्पल की फॉर्म में आए, जैसे मैंने आपको ये बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया, हो सकता है कि अगर आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में क्वेश्चन आए और देन आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ ये जो स्टोरी बताई, आपको ये जो सिचुएशन बताई, इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज हुआ है, ठीक है, तो वो आपको फिर पता लगाना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, एंड आप भी अपने हिसाब से साथ के साथ और थॉट्स इन्वॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल सोचने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझिए ताकि वो कंसेप्ट आपको दिमाग में रहे, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि क्या कर रहे हैं, रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं। फॉर्म कर रहे हैं यानी कि नेचुरल नहीं है, कोई चीज़ फॉर्म की जा रही है ना। अब नेचुरल नहीं है, उसको फॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो गया, ओवर एक्टिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ओवर एक्टिंग की जाती है बेसिकली ऑपोजिट वे में, जो नेचुरली जो फीलिंग आ रही होती है, नेचुरली जो चीज़ दिमाग में होती है, उसके एकदम ऑपोजिट जाके कुछ ओवर एक्टिंग की जाती है, ठीक है। अगर सपोज करो, स्पेशली ये किन सेंस में होता है, जब मॉरल वाली चीज़ें आती हैं। अगर किसी को कोई सपोज करो कोई एक मेल है, उनको कोई फीमेल पसंद है, हु इज़ मैरिड, ठीक है, तो अब दैट पर्सन विल थिंक कि दिस इज नॉट राइट, है ना। तो व्हाट दैट पर्सन विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, हमेशा ओवर एक्टिंग क्या करेगा कि आई डिसलाइक मैरिड वेमेन, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत हर अपनी बातों में, अपने एक्शंस में जो है वो बार बार दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दिस इज ओवर एक्टिंग इन ऑपोजिट वे ऑफ द रियलिटी या ऑपोजिट वे ऑफ द रियल फियर, ठीक है। ओवर एक्टिंग in the opposite way to the fear. ठीक है। Then regression. रिग्रेशन, ये भी जैसे नाम से पता चल रहा है, कोई चीज़ प्रोग्रेस करती है तो वो मूव फॉरवर्ड होती है, रिग्रेस करती है तो वो मूव बैकवर्ड होती है, ठीक है। तो रिग्रेस कर रहा है तो क्या हो रहा है कि इंसान जो है अपने बैकवर्ड जा रहा है लाइफ में, ठीक है, यानी कि चाइल्डहुड में जा रहा है। तो वो अपनी किसी भी एंग्जाइटी को छुपाने के लिए वो इस टाइप से बिहेव करेगा जैसे कि चिल्ड्रन बिहेव करते हैं, ठीक है। मे बी जब एंग्जाइटी हो रही है तो उस टाइम पे जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे मुंह बना बना के बोलते हैं, है ना, तो उस तरीके से बातें करने की कोशिश करे, या मे बी कार्टून्स देखने की कोशिश करे, है ना। तो इन स्पेसिफिक सिचुएशंस जब उसको एंग्जाइटी वाली चीज़ हो तब, ठीक है। सो गोइंग बैक टू एक्टिंग एज चाइल्ड, गोइंग बैक
टू एक्टिंग एज चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेशन। सब नाम से ही समझ आ जाएंगे अगर आप अच्छे से फोकस करो तो। रिप्रेशन क्या होता है? सप्रेस करना किसी चीज को, है ना। सप्रेस करेंगे तो वो चीज जिस लेवल पे, उससे नीचे के लेवल पे चली जाएगी। तो अगर हमारी कोई ऐसा फियर है जो कॉन्शियस लेवल पे, उसको हम सप्रेस कर देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा, है ना। तो यही है इसका मतलब कि कोई भी अनकंफर्टेबल थॉट होती है हमारी, उसको हम रिप्रेस कर देते हैं एंड वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है। ठीक है, अगेन इसमें किस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं? जो भी आपको जिस चीज़ से प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लगे कि दिस इज़ फियरफुल। ठीक है, इसमें मॉरल एथिक्स को वॉयलेट करना भी हो सकता है, या कुछ अगर ऐसी थॉट्स हों जिसमें आपको लगता है कि आप अनसक्सेसफुल रहे हैं, तो वो थॉट्स कई बार परेशान करते हैं इंसान को किसी चीज़ में, है ना। तो ऐसी थॉट्स को क्या करते हैं? रिप्रेस कर देते हैं हम। तो वो बाद में क्या होता है, वो सिंबॉलिक फॉर्म में ड्रीम्स में आती हैं। ठीक है, ये अनएक्सप्लेन्ड पैटर्न के तरीके से वो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? पुशिंग अनकंफर्टेबल थॉट्स इनटू द सबकॉन्शियस। इनटू द सबकॉन्शियस। ठीक है, एंड ये रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में, ड्रीम्स में ये रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, या फिर बिहेवियर में किसी अनएक्सप्लेन्ड पैटर्न के रूप में ये रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, देन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। यानी कि अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है तो उसको पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पे ये पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज नेगेटिव एनर्जी क्या हो सकती है? जैसे एग्रेशन है, ठीक है, उसको पॉजिटिव एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है तो वी कैन प्ले सम स्पोर्ट्स, वी कैन बिकम एथलीट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैकेनिज्म काम करता है। ओके, सो ये हो गए आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो अब साइको एनालिसिस का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं हम, एंड आज की क्लास का भी लास्ट टॉपिक इस क्लास का। सो विच इज स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये भी आपके फ्रॉइड ने ही दी थी। ठीक है, टोटल कितने स्टेजेस दी थी? 5 स्टेजेस। ओके, 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब ये किस चीज़ पे आधारित है? ये आधारित है बेसिकली आपके इड पे। ठीक है, तो जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इड में क्या होता है? लिबिडो एनर्जी होती है। ठीक है, अब इन्होंने जो 5 स्टेजेस दी थी वो जैसे 0 to 2 years, 2 to 3 years ऐसे करके हमारे लाइफ लॉन्ग की 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था फ्रॉइड ने। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया कि हर एक स्टेज में बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में वो लिबिडो एनर्जी होती है उस टाइम पे। ठीक है, और लिबिडो एनर्जी को क्या चाहिए? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो अगर सपोज करो किसी एक स्टेज में लिबिडो एनर्जी किसी बॉडी के एक पार्ट पे है, वहाँ पे उसको कुछ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अब ग्रेटिफिकेशन या तो हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत ही ज़रूरत से कम। अगर तो नॉर्मल हुआ, ठीक है, तो देन इट्स फाइन, तो वो स्टेज आपकी अच्छे से सक्सेसफुली निकल जाएगी। अगर तो ओवर ग्रेटिफिकेशन हुआ या अंडर ग्रेटिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आ सकते हैं पर्सनैलिटी में। ठीक है, तो वहाँ पे फिक्सेशन हो जाएगा उस स्टेज से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ कोई ऐसा बिहेवियर पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाएगा जो कि नॉर्मल नहीं होगा, एंड उस चीज़ को नाम दिया फिक्सेशन का। ठीक है, कि वहाँ पे फिक्सेशन हो गया उस स्टेज का
उस इंसान के अंदर, ठीक है। तो ये स्टेजेस हम देखेंगे। तो इसलिए जो ये 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, इनका सक्सेसफुली कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट स्टेज क्या थी जो इन्होंने दी? फर्स्ट स्टेज वाज ओरल स्टेज, ठीक है। ये थी आपकी 0 to 2 ईयर्स की एज में, ओके। सो यहाँ पे ओरल स्टेज है, तो यानी कि जो लिबिडो एनर्जी है वो आपकी माउथ में रहेगी, ठीक है, वहां पे उसका कंसंट्रेशन होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी चाइल्ड की, क्योंकि 0 से 2 ईयर की एज में एक इन्फेंट भी आ जाता है, तो वहां पे उसकी जो भी एक्टिविटीज रहेंगी, अगर वो एक्टिविटीज उसकी वहां पे उसका ग्रेटिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ तो बाद में उसको इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गन है प्लेजर के लिए वो क्या है? माउथ, ठीक है। और अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि फ्यूचर में बच्चे को जैसे नेल बाइटिंग की आदत पड़ जाए या थंब सकिंग की आदत पड़ जाती है ना, तो या जैसे स्मोकिंग सिगरेट, ये भी इसमें आता है अगर फिक्सेशन हो जाता है तो। च्यूइंग पेंसिल, पेपर, ओके। सो फिक्सेशन अगर यहाँ हुआ तो क्या क्या इशू आ सकते हैं? थंब सकिंग का, नेल बाइटिंग, ये मतलब कि बड़े होते होते भी ये सब चीजें हो सकती हैं। पेंसिल च्यूइंग, ठीक है, एटसेट्रा, जो आपको समझ आएगा कि रिलेटेड टू माउथ है, ठीक है। सो ये आपके फर्स्ट स्टेज में हो गया, 0 to 2 ईयर्स की स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी एनल स्टेज, ठीक है, विच इज 2 to 3 ईयर्स। टू टू 3 ईयर्स, ओके। सो एनल स्टेज में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को। एंड अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाता है, यानी कि ये अगर उसके अच्छे से नहीं गई है या फिर बहुत ज़्यादा अगर उसको यहाँ पे ओवरटली ट्रेंड कर दिया गया है, तो क्या होगा कि या तो वो बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस एंड नीटनेस में आपको दिखेगा वो बड़े होने के बाद, एंड नॉट इन अ नॉर्मल वे, बट मतलब ऐसे कि बहुत ज़्यादा हर जगह सराउंडिंग्स एंड ऑल दैट, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स वो रखेगा अपने सराउंडिंग्स के लिए, अपने लिए। एंड उसके विपरीत अगर ठीक से नहीं उसको हुआ है ट्रेन, तो क्या मैसी, डर्टी, इस टाइप से दैट फेलो विल बी इन द फ्यूचर, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो ये फिक्सेशन के यहाँ पे 2 तरीके से हो सकती है, ओवरटली नीट, स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मैसी, डिसऑर्गेनाइज्ड, इस टाइप से ये हो सकता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस जब आप देख ही रहे होंगे, मैं जिस हिसाब से पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो इस हिसाब से बन सकते हैं कि स्टेज का नाम दे दिया, उसमें से आप पूछ लिया कि कौन से ईयर में होती है ये स्टेज, है ना, लाइफ के कौन से ड्यूरेशन में होती है, या अगर इस स्टेज में फिक्सेशन हो गया तो क्या इशू देखने को मिल सकता है, या हो सकता है आपको फिक्सेशन का एग्जाम्पल दे दिया एंड देन पूछ लिया कि ये फिक्सेशन कौन सी स्टेज अगर हमारी रिजॉल्व नहीं हुई, ठीक है, तो वहां पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो आता है आपका, वो आता है फैलिक स्टेज। ये होता है आपका 3 to 5 ईयर्स की एज में, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि यहां पे आपको इडिपल कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। Oedipal complex, as you know, कि where unconsciously a boy can have some instinct or some sexual instincts toward the mother, ठीक है। Electra complex में क्या होता है? Electra complex में a girl can have jealous towards the father, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे Oedipal complex एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आते हैं यहां पे, ठीक है।
एंड अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन ना हो इस स्टेज का ठीक से तो क्या होगा, फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन होगा तो आपको कैसी ओवरटली एग्जिबिशनिस्ट पर्सनैलिटी यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। यू कैन से ओवरटली एग्जिबिशनिस्ट पर्सनैलिटी, ये आपके फ्यूचर में आ सकती है। ओके, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो 2 स्टेजेस और रहती हैं हमारी। देन इज लेटेंसी स्टेज, ठीक है। 4th स्टेज इज लेटेंसी स्टेज। ठीक है, ये होती है आपकी 5 to 12 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी लिबिडो एनर्जी होती है डोरमेंट स्टेज में होती है। बेसिकली यू कैन से लिबिडो इज डोरमेंट हेयर। होती तो है लेकिन मतलब डोरमेंट स्टेज में होती है, ठीक है, मतलब सोई हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब चाइल्ड, अब लिबिडो एनर्जी अगर डोरमेंट है तो यानी कि ऑफकोर्स उसका अपने बॉडी पे कहीं फोकस नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा चाइल्ड, वो सोशल एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपना सोशल नेटवर्क बिल्डअप करने में, अपने हॉबीज़ में ध्यान लगाने में, इन चीज़ों में ज़्यादा उसका फोकस रहेगा, ठीक है। तो जनरली जो भी पैशन डिस्कवर होते हैं वो लोगों के इसी एज में होते हैं, ठीक है, क्या उन्हें अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। तो यहाँ पे उसकी सोशल एंड एकेडमिक या प्रोफेशनल स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होनी शुरू होती हैं, हॉबीज़ वगैरह, ठीक। सो चाइल्ड एंगेज्ड इन सोशल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स। एकेडमिक, सोशल या प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। एंड ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कोई भी बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अबाउट द बॉडी ऑफ द पर्सन, दिस इज अबाउट द सोशल लाइफ डेवलप होने का, ठीक है। नेक्स्ट है 5th एंड लास्ट इज जेनाइटल स्टेज, ठीक है। ये होती है फिर अब 12 साल से लेके ऑनवर्ड्स, ठीक है, 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। ओके, सो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो यहाँ पे डोरमेंट हो गई थी लिबिडो एनर्जी वो री इमर्ज होना शुरू कर जाती हैं। एंड यहाँ पे जो चाइल्ड होता है उसका ध्यान जो है, या जो पर्सन इंडिविजुअल डेवलप हो रहा होता है, नाउ दिस पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, उनको इम्प्रेस करने में उसका रहता है, थ्रू कॉन्वर्सेशन, थ्रू ड्रेसिंग सेंस, वॉट एवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोल होता है मेनली। एंड यहाँ पे अगर फिक्सेशन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर फिक्सेशन हो जाता है तो पर्सनैलिटी में किस टाइप का बिहेवियर देखने को मिल सकता है। इट कुड बी लाइक सम एबनॉर्मल एक्ट्स रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी या फिर इम्पोटेंसी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बिहेवियर में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। एबनॉर्मल या फ्रिजिडिटी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे 5 स्टेजेस कंप्लीट होती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि फिक्सेशन ना हो, इसके लिए हर स्टेज को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करना ज़रूरी है। बट अगर कहीं पे सक्सेसफुली वो नहीं कंप्लीट हो पाती है, ग्रेटिफिकेशंस अगर ओवर ग्रेटिफिकेशन या अंडर ग्रेटिफिकेशन हो जाता है तो फिक्सेशन के चांसेस रहते हैं। फिक्सेशन क्या कर सकता है, फिक्सेशन होने की वजह से इंसान के जो बिहेवियर है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ या कुछ अनयूजुअल चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड और डिग्री ऑफ फिक्सेशन, ठीक है।
तो आई होप ये आपको समझ आया है अभी तक का। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी की 3 अप्रोचेस बच गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस, प्लीज़ like the video, share it, subscribe to the channel if you are new here, and I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.